नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव गर्ग। आप देख रहे हैं चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश। आज हम हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में रेड क्लिफ लाइन की बात करेंगे। तो अगर हम देखें रेड क्लिफ लाइन बेसिकली है क्या, ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर किस किस के बीच में? इंडिया एंड पाकिस्तान। जब मैं पाकिस्तान कह रहा हूँ तो आज के टाइम पे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दो अलग अलग देश हैं। लेकिन जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था उस टाइम पे जो बांग्लादेश था दैट वाज कंसिडर्ड एज ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो इससे आपको जो चीज़ समझ में आनी चाहिए वो क्या है? रेड क्लिफ लाइन वो लाइन है जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर भी बनाती है एज वेल एज इंडिया एंड बांग्लादेश का बॉर्डर भी बनाती है। तो हम आज इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि 17 ऑफ अगस्त को ही हमारी जो रेड क्लिफ लाइन है वो एग्जिस्टेंस में आई थी। तो ये भी बड़ी विचित्र बात है कि देश का बंटवारा हो गया है 15 ऑफ अगस्त को, लेकिन जो रेड क्लिफ लाइन है यानी कि जिससे ये तय होगा कि कौन सा हिस्सा भारत का वो पाकिस्तान में चला जाएगा और कौन सा हिस्सा भारत में बना रहेगा, ये 17 अगस्त को तय हुआ है। तो आप इससे आयरनी समझ सकते हैं उन लोगों की दैट वर ऑन दी बॉर्डर स्टेट्स। ठीक है, आप ये जो मैंने क्लिप लगाई है इसको भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। फिर अगर हम बात करें तो ये वो लाइन थी जिसने मिलियंस ऑफ लोगों के जो जीवन है उसको बदल दिया। 17th ऑफ अगस्त 1947 अ सिंगल लाइन ड्रॉन ऑन अ मैप द रेड क्लिफ लाइन डिसाइडेड द फेट ऑफ मिलियंस इन पंजाब एंड बंगाल। वाई वी आर सेइंग दैट पंजाब एंड बंगाल? क्योंकि अगर हम देखें बेसिकली भारत का बंटवारा पंजाब और बंगाल का ही बंटवारा है। क्यों? क्योंकि जो लोग यूपी में रह रहे थे, जो लोग बिहार में रह रहे थे, जो लोग मध्य प्रदेश में रह रहे थे, या फिर जो लोग आज के छत्तीसगढ़ में रह रहे थे, उनको एज सच उतना कुछ फेस नहीं करना पड़ा जितना फेस करना पड़ा पंजाब और बंगाल के लोगों को। क्योंकि बेसिकली जो बंटवारा हुआ है भारत का उसमें पंजाब का जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान के पास गया और बंगाल का जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान के पास में गया, जो आज बांग्लादेश बन गया है। ठीक है, तो हम उन्हीं चीज़ों को आज एक्सप्लोर करेंगे कि ये रेड क्लिफ लाइन जो है इसको रेड क्लिफ लाइन कहते क्यों हैं, ये भी हम आज जानेंगे। तो अ लाइन ऑन पेपर बट अ लाइफ टाइम ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द पीपल ऑन द ग्राउंड, ये थी वो लाइन जिसको हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। तो अब हम एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं, फिर हम बात करेंगे कि रेड क्लिफ लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहने के पीछे कारण क्या है। तो अगर हम पॉलिटिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो जब ब्रिटिश इंडिया जो था, यानी कि जो इंडिया था जिसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी, उसमें मिक्स्ड पॉपुलेशन थी, हिंदुओं की भी, मुस्लिम्स की भी और सिख्स की भी, इन पंजाब एंड बंगाल। अब आपको मालूम है कि कम्युनल टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी मुस्लिम लीग के कारण। जैसे मुस्लिम लीग जो है वो लाहौर रेजोल्यूशन लेके आती है। कब लेके आई थी बताओ आप लोग? 1940 में, है ना? जब 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन आता है तो पहली बार मुसलमानों के लिए एक सेपरेट स्टेट की मांग करी जाती है ऑफिशियली, जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? 1946 में हमने पढ़ाई था 16 अगस्त को क्या हुआ था? डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, जिसमें टारगेटेड किलिंग्स हुई थी द ऑफ द पीपल जो एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग नहीं करते थे। ठीक है, तो जब इस तरीके की कम्युनल टेंशन्स हुई और टारगेटेड किलिंग्स हुई तब मुस्लिम लीग की बात को मानने के लिए कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी क्या हो गई? बाइंड हो गई। ठीक है, और जो यूनाइटेड इंडिया का जो एक सपना था वो हमें क्या दिखता है? चकनाचूर होता नजर आता है। फिर एक बाउंड्री कमीशन को बनाया जाता है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, जो उस टाइम पे हमारे क्या थे? वाइस रॉय थे। ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया कि पार्टीशन होगा कब? जून 1947 में। इसको जो एग्जैक्ट डेट थी वो थी 3 जून 1947। ठीक है, तो इसी 3 जून 1947 को जो डेट थी, इसी दिन क्या आया था? माउंट बेटन प्लान। ठीक है, अब ये जो प्लान था वो क्या था? टू डिवाइड पंजाब एंड बंगाल, और इसको डिवाइड करने के लिए ही एक बाउंड्री कमीशन यानी कि सीमा आयोग किसके द्वारा बनाया गया? माउंट बेटन के द्वारा बनाया गया। किसकी चेयरमैनशिप में, यानी कि कौन उसका अध्यक्ष होगा? वो व्यक्ति थे सर सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो राइट साइड में फोटो लगा हुआ है उसको देख सकते हैं, ये माउंट बेटन का फोटो है। ठीक है, और यहाँ पे जो फोटो आपको दिख रहा है ये नजर आ रहे हैं, ये हैं सर सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है,
तो सर सिरिल रेडक्लिफ बेसिकली एक ब्रिटिश लॉयर थे, और ये वो व्यक्ति थे जो आज तक कभी भारत आए ही नहीं थे। जब इनको बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन बनाया गया तब भी ये भारत में नहीं आए थे। ही हैड टू ड्रॉ द बॉर्डर्स फ्रॉम लंडन बेस्ड मैप्स, सेंसस रिपोर्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स, और इनको मात्र 5 हफ्ते यानी कि 35 डेज का टाइम दिया गया था। किसके लिए? इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को खींच देने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि 35 दिन में कितने मिलियंस ऑफ पीपल का जो भविष्य है वो तय किया गया है। और ये जब देश का बंटवारा हो गया था और जब हमें स्वतंत्रता मिल गई थी वो हो गया था 15 अगस्त। लेकिन कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में जाएगा और कौन सा हिस्सा इंडिया में बना रहेगा, ये बात लोगों को पता चली है 17 अगस्त को। तो आप सोच रहे हो कि 2 दिन तक बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बंगाल के बॉर्डर पर थे वो इस सस्पेंस में जी रहे थे कि वो लोग इंडिया का हिस्सा बनेंगे या वो पाकिस्तान में चले जाएंगे। तो उनके ऊपर क्या बीत रही थी, आप उस चीज़ को इमेजिन करने की कोशिश करो। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? पंजाब में मिक्स्ड पॉपुलेशन थी, हिंदुओं की, सिखों की भी और मुस्लिम्स की भी। बंगाल में मिक्स्ड पॉपुलेशन थी, हिंदूज और मुस्लिम्स की। तो रेड क्लिफ को बैलेंस करना था रिलीजियस डेमोग्राफिक्स को भी, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को भी और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को भी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेड क्लिफ लाइन को एक ब्लडी लाइन यानी कि खूनी रेखा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये रेखा खींची गई, रेड क्लिफ लाइन खींची गई और इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लाखों लोग जो हैं उनको अपने घर को छोड़ के माइग्रेट करना पड़ा। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान का जो ये वाला रीजन है ये आप देख सकते हो, इसको हम क्या कहेंगे? रेड क्लिफ लाइन। इसके साथ में ही जो ये वाला जो रीजन है पूरा इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसको भी रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें ड्राइंग द रेड क्लिफ लाइन की, तो डिवीजन हुआ पंजाब का। वेस्ट पंजाब जो है वो पाकिस्तान बन गया, ईस्ट पंजाब जो है भारत के हिस्से में आया। जब बंगाल का डिवीजन होता है तो ईस्ट बंगाल जो है वो पाकिस्तान में गया था, जो आज का बांग्लादेश हो जाता है। वेस्ट बंगाल जो है वो भारत के हिस्से में आया। की इश्यूज क्या थे? सीक्रेसी, पीपल ओनली लर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब सोचो 17 अगस्त को उनको पता चल रहा है कि वो पाकिस्तानी हो गए हैं, जबकि उससे पहले तक वो क्या थे? अपने आप को भारतीय मानते थे। ठीक है, डिसीजंस लंदन से लिए गए विदाउट विजिटिंग द लैंड। रिलीजियस माइनॉरिटीज एंडेड अप ऑन द रॉन्ग साइड, जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में मास डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन होता है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं पार्टीशन के? एक तो मास माइग्रेशन होता है हिंदुओं का और सिखों का, उनको फोर्स किया जाता है टू लीव द वेस्ट पंजाब एंड ईस्ट बंगाल। क्योंकि आप देख सकते हैं कि वेस्ट पंजाब वाला जो रीजन था उसमें लाहौर भी आता था। लाहौर और कराची ये दो बहुत ही समृद्ध क्षेत्र थे जहाँ पे ठीक ठाक पॉपुलेशन में आपको हिंदूज और सिख भी मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही देश का बंटवारा होता है तब उनको वहाँ से माइग्रेट करना पड़ता है। माइग्रेशन बहुत क्योटिक था, बहुत ही पुअरली मैनेज था और इसके कारण बहुत लोगों को सफरिंग्स हुई। ठीक है, कम्युनल वायलेंस भी होता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो शो करते हैं कि किस तरीके से टारगेटिक अटैक्स होते हैं हिंदुओं और सिखों की पॉपुलेशन के ऊपर। कहाँ पर? पाकिस्तान में। ठीक है, वाइल ऑल कम्युनिटीज सफर्ड, सभी समुदायों ने सफर किया, लेकिन जो माइनॉरिटीज थे ईच जोन में उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अगर हम लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो था उसने रीशेप करा डेमोग्राफी को पंजाब की, वेस्ट बंगाल की, और इन्फ्लुएंस करा पॉलिटिक्स को और कल्चर को दशकों तक, और आज भी कर रहा है। ठीक है, तो पार्टीशन की जो हिस्ट्री है वो हाईलाइट करती है कि हमें माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को कितना जरूरी है कि हम उनकी सुरक्षा पर ध्यान दें। ठीक है, अब अगर हम यूपीएससी के रिलीवेंस की बात करें तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो टॉपिक है पार्टीशन, उसके लिए ये रेड क्लिफ लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर तय करती है। यह आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। कम्युनलिज्म एक टॉपिक होता है यूपीएससी में, GS1 में ही, तो उसमें भी ये बड़ी हेल्प होगी आपकी। माइग्रेशन और रिफ्यूजी इश्यूज जो टॉपिक है उसमें आपकी हेल्प होगी। इसके साथ में इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसमें भी ये हेल्प होगी। अब हम इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब हम ये कहते हैं कि रेड क्लिफ लाइन जो है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को तय करती है तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर हम देखें तो ये वाला जो रीजन है ये, इसको हम क्या कहेंगे? रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। लेकिन अगर हम देखें LOC क्या है, ये वाला रीजन LOC है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज LOC। क्यों? क्योंकि ये जो रीजन है ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम देखें तो POK कौन सा है? ये वाला रीजन जो है POK है। और ये जो इतना बड़ा हिस्सा है ये गिलगिट बाल्टिस्तान है, जिसको हम POK नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये जो इतना सा हिस्सा है दैट इज POK। ठीक है, और जो POK के साथ में हमारा बॉर्डर है दैट इज
LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, आई होप आपको इतना अंतर समझ में आया होगा। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, जबकि जब हम बात करते हैं रेड क्लिफ लाइन की, इट इज इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके साथ में एनालिटिकल एंगल से भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माइनॉरिटी राइट्स हो गए, कंटेम्प्रेरी इंडिया पाकिस्तान रिलेशन जो है वो कैसे अफेक्ट होते हैं इस रेड क्लिफ लाइन से। ठीक है, अब हम बात करें अगर ह्यूमन कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल डिसीजंस की, तो वो बहुत ज़्यादा है। ये जो निर्णय था दैट वाज अ पॉलिटिकल डिसीजन, ये राजनीतिक निर्णय था, लेकिन ये जो निर्णय था इसने लोगों की जो जिंदगी थी उसको बदल दिया। किस तरीके से बहुत सारे लोग भारत में आए जो बहुत अमीर अमीर लोग थे, कहाँ पे, पाकिस्तान के लाहौर और कराची वाले रीजन में, और वो भारत में आके एक रिफ्यूजी का जीवन जीते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो मैंने ये आपके लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया है, इसका सोर्स क्या लिया है, एक तो बुक है स्पेक्ट्रम, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, सभी लोग पढ़ते हैं। उसके अलावा बिपिन चंद्रा की जो बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, उसको बेस बना के ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, तो अगर हम लौटें कि जो कॉस्ट क्या है पॉलिटिकल डिसीजंस की, तो वो यही है कि अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे रीशेप द मिलियंस ऑफ लाइव्स एंड बॉर्डर्स फॉर एवर। अंडरस्टैंडिंग इट हेल्प्स अस ग्रास्प टुडेज जियोपॉलिटिक्स एंड द ह्यूमन कॉस्ट बिहाइंड द पॉलिटिकल डिसीजंस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने करतारपुर साहिब जो है उसका फोटो लगाया हुआ है। करतारपुर साहिब जो है ये सिखों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो कहाँ चला गया, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में चला गया, जिसके कारण ही करतारपुर साहिब कॉरिडोर हमें बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि जो कॉस्ट होती है पॉलिटिकल डिसीजंस की वो बहुत ज़्यादा होती है। लोग अपने जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उन तक से दूर हो जाते हैं, उनको अपनी जो जीवन की कीमत है उसको भी चुकाना पड़ता है कई बार। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक के बाद में हाइप भी करें। ठीक है, क्योंकि जब आप हाइप करते हैं तो उससे हमारे वीडियो की जो रीच है वो बढ़ती है। और इसके साथ में ही जो ये टॉपिक आज हमने एक छोटा सा सेगमेंट उठाया है, इसको यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा विभाजन विभीषिका दिवस वाला जो वीडियो है वो देख सकते हैं। वो 15 अगस्त को इसी चैनल पे अपलोड हुआ था। उसके साथ में 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे पे भी हमने एक वीडियो बनाया था, वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि ये सारे जो वीडियोस हैं इनकी एक कॉन्टिन्यूटी है, एक रिदम में ये चल रहे हैं, और यदि आप उस कॉन्टिन्यूटी के साथ में इनको देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और चीज़ें जो हैं बहुत क्लियर होंगी। ठीक है, थैंक यू।